आज हम चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इस चैप्टर को शुरू करेंगे और इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर बात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ठोस आकारों के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो ठोस आकार होते हैं वो किसे कहते हैं? ठोस आकार। तो ठोस आकार किसे कहते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो ठोस आकार वे आकार होते हैं जिसमें आपको 3 विमाएं दी होती हैं। ठोस आकार वे आकार होते हैं, वे आकार होते हैं जिसमें 3 विमाएं अर्थात 3 विमाओं का मतलब होता है कि उसके अंदर लंबाई भी होनी चाहिए, उसके अंदर चौड़ाई भी होनी चाहिए और ऊंचाई भी होनी चाहिए। होती हैं उसे ठोस आकार कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है ठोस आकार की कि वे आकार होते हैं जिसमें 3 विमाएं यानी कि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती है, तो उसे हम ठोस आकार कहते हैं। अगर आप इसमें उदाहरण की बात करें कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसमें उदाहरण है घनाभ, घन हो सकता है, बेलन हो सकता है, शंकु हो सकता है, गोला आदि। ये इसके उदाहरण हैं ठोस आकार के। इनको हम 3D भी बोलते हैं। ये जो ठोस आकार होते हैं इन्हें 3D भी कहते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। अगर हम इस 3D को देखें तो इसका मतलब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब हो जाएगा 3 विमाएं उसके अंदर होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं ठोस आकार। तो यहाँ पर हम एक एक करके ठोस आकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ठोस आकार घनाभ। हम सबसे पहले पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जूते का डिब्बा। जब हम जूता खरीदते हैं तो उसमें जो जिस डिब्बे के अंदर वो जूता रखा होता है उस डिब्बे को हम बोलते हैं घनाभ। तो अगर मैं उस जूते का डिब्बा यानी कि घनाभ का कोई आकार बनाऊं तो वो इस प्रकार से बनता है। वो इस प्रकार से बनता है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मैंने आपको उदाहरण तो दे दिया है, बस मैं उसको बना के दिखा रहा हूँ। यह आपका एक आयत की तरह दिख रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक आयत है।
लेकिन जो घनाभ होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसको देखिए और समझिए। जी, ये आपका घनाभ है। ये जूते का डिब्बा भी आप कह सकते हैं और इसको आप घनाभ भी कह सकते हैं। इस घनाभ में ये जो लंबाई है इसको लंबाई L से दर्शाया जाता है। ये जो चौड़ाई है इसको B से दर्शाया जाता है और ये इसकी ऊंचाई है, इसको H से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो L यहाँ पर क्या है, लंबाई है। B यहाँ पर क्या है, चौड़ाई है। H यहाँ पर क्या है, ऊंचाई है। ये आप देख सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो कोई भी जो ठोस आकार होता है, मतलब वैसे तो हम सभी के ऊपर बात करेंगे, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, सभी के ऊपर बात करेंगे। तो मैं इसमें आपको समझाऊंगा अच्छे से सभी ठोस आकार के बारे में। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्या मतलब होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर जाने से पहले कुछ और बातों को अगर आप समझ लें तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि मैं जो है बताना चाहता हूँ फलक के बारे में। फलक का मतलब क्या होता है? फलक का मतलब जो जूते का डिब्बा है उसकी जो दीवारें हैं, चाहे वो ऊपर की हो सकती है, नीचे का हो सकता है, राइट लेफ्ट का हो सकता है, फ्रंट का हो सकता है, बैक का हो सकता है। तो ये जो जूते का डिब्बे का जो फलक होता है, यानी कि जो दीवारें होती हैं जिसके ऊपर आप अपना हाथ इस प्रकार से फेर सकते हैं, उसे हम फलक बोलते हैं। उस फलक को ही हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं पृष्ठ। उसको पृष्ठ बोला जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फलक होता है, अगर आप जूते के डिब्बे का उदाहरण लेकर समझ रहे हैं इस बात को, तो आप या तो इमेजिनेशन कीजिए या तो फिर आप एक जूते का डिब्बा लेकर उसमें देख सकते हैं। अगर आप इसमें फलकों को गिनेंगे तो आपको उसके अंदर 6 फलक मिलेंगे, यानी कि 6 पृष्ठ आपको मिल जाएगा उसके अंदर। किसमें? जो जूते का डिब्बा है। इस प्रकार से हमने फलक को समझ लिया, जिसको पृष्ठ या इसको आप नॉर्मली दीवार भी कह सकते हैं, जिस पे आप हाथ फेर सकते हैं, ऊपर, नीचे, राइट में, लेफ्ट में, फ्रंट या फिर बैक। तो इस प्रकार से ये हमारा फलक हो गया। अब अगर हम इसमें, क्योंकि वैसे तो मैं यहाँ भी बोल सकता था कि ये आपका एक फलक है, फिर ये किनारे भी एक फलक है, फिर ये भी एक फलक है, ये ऊपर का भी एक फलक हो गया, पीछे का भी ये एक फलक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से भी फलक को। तो ये तो हो गया हमारा घनाभ। फलक के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं किनारे के बारे में। अगर आप दूसरा लें यहाँ पर किनारा, तो अगर आप इस घनाभ में किनारों को गिनें, किनारों का मतलब इनकी जो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, फिर ये भी ऊंचाई है, फिर ये भी ऊंचाई है, फिर ये भी ऊंचाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर आप इन सबको गिनें
तो इसको हम बोलते हैं किनारा। तो अगर आप गिनेंगे तो 4 किनारे ये हो गए, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, मतलब अगर आप टोटल गिनेंगे तो आपको कितना किनारा मिलेगा? 12 किनारा आपको मिल जाएगा। तो ये किनारे भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसमें सीड्स। सीड्स का मतलब आप इनको सीड्स कह सकते हैं, या फिर जो इनके कोने हैं। कोने का मतलब कोना, जैसे कि एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया। तो कितने कोने होते हैं अगर आप इसको ध्यान से देखें? आप एक जूते का डब्बा लें, उसमें इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, समझें कि वास्तव में एक घनाभ में कितने कोने होते हैं। तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कितने कोने होते हैं। गिनिए, 1 2 3 4 और फिर 4 इधर, 8 कोने इसके अंदर होते हैं। अगर आप इसको गिनेंगे तो आपको कितने कोने मिलेंगे? 8। 1 2 3 4 नीचे हो गया, 5 6 7 8, 8 कोने होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसमें बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। चलिए, अब हमारा टॉपिक आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुछ नहीं, वो सिर्फ यही है कि जो घनाभ में पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, उन सभी का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, सभी का। क्योंकि घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। अगर आप 6 यानी कि सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे हम बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि जो घनाभ है, इसकी जो दीवारें होती हैं वो एक आयत के आकार की होती हैं। 6 पृष्ठ तो होते ही हैं, लेकिन इसकी जो दीवारें हैं या जो फलक है वो आयत के आकार की होती हैं। तो इसलिए अगर आप आयत के क्षेत्रफल से परिचित हैं, आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको आयत का क्षेत्रफल समझाऊं भी तो वो इस प्रकार से रहेगा। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आप आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें आयत इस प्रकार से एक 2 डायमेंशनल आकृति होती है। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, इस प्रकार से। तो आयत का क्षेत्रफल का क्या मतलब है? आयत के अंदर का जो भाग है, ये जो अंदर का भाग है, जो मैं आपको छायांकित करके दिखा रहा हूँ, इसी भाग को ही हम बोलते हैं क्षेत्रफल। छायांकित किया हुआ हिस्सा यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल है। और आयत का क्षेत्रफल अगर निकाला भी जाए तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये भी आप समझ सकते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है, बस यहाँ पर आपको 6 पृष्ठ का निकालना है। टोटल कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ का। तो जब आप 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर आपका पहला फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा घनाभ का, अगर आप 6 यानी कि सभी फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे
तो उसको आप कह सकते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप उसको कह सकते हैं सिर्फ घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। या तो आप कहिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप कहिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होता है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, किसका? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग आप तब करेंगे जब आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सभी फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तब आपका इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद जो है एक और टॉपिक आता है इसमें, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, तब आपका क्या फॉर्मूला रहेगा और तब उसमें आप किन फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हम घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 4 फलक का ही क्षेत्रफल शामिल किया जाता है और 2 फलक यानी कि 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है। जब भी आप किसी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसके अंदर ऊपर का यानी कि जो छत यानी कि जो ऊपर का फलक है उसका क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है और नीचे का जो आधार है, नीचे का जो आधार होता है उसका भी क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है। तो अगर आप किसी घनाभ का क्षेत्रफल निकालते समय ऊपर का क्षेत्रफल छोड़ दें और नीचे का जो आधार है यानी कि ये तो हो गया ऊपर का क्षेत्रफल, इसको छोड़ दीजिए और नीचे का जो क्षेत्रफल है इसको भी छोड़ दीजिए और अब आपके पास बचेंगे सिर्फ 4 फलक का क्षेत्रफल। कौन कौन सा? सिर्फ उसके चारों तरफ का। तो जब आप इन चारों तरफ का यानी कि 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे बोला जाता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला इस प्रकार से आप इसको निकालते हैं, 2 ब्रैकेट में L प्लस B H, ऐसे फॉर्मूला लिखा जाता है। और आप इसको 2 ब्रैकेट में L प्लस B गुणा H ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 2 गुणा या फिर 2H ब्रैकेट में L प्लस B ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 2 इंटू H इंटू L प्लस B ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि आप इस फॉर्मूले को कितने तरीके से लिख सकते हैं, इन सभी का मतलब एक है। तो ये मैंने आपको बताया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, आयतन।
इसमें एक टॉपिक और आता है आयतन के बारे में। तो अब आयतन क्या होता है? आयतन, तो आयतन को समझना बहुत ही आसान है। देखिए, कोई भी जो इस प्रकार के जो बर्तन होते हैं, यानी कि जो चाहे कोई घनाभ हो सकता है, बेलन हो सकता है, शंकु हो सकता है, गोला हो सकता है, ये जितने भी ठोस आकार होते हैं, इन सभी के अंदर आप पानी भर सकते हैं, हवा भर सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप उसके अंदर रख सकते हैं। तो उसी को ही आयतन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये जूते का डिब्बा है, अगर आप इसके अंदर कोई सामान भर के रखना चाहते हैं तो जितनी क्वांटिटी में आप इसके अंदर किसी भी वस्तु को भरेंगे, उस वस्तु की भरी गई जो मात्रा है वही आयतन कहलाएगा। अगर आप इसके अंदर पानी भरेंगे तो जितना लीटर पानी इसके अंदर आएगा वो इसका आयतन कहलाएगा। अगर आप इसके अंदर हवा भरेंगे तो जितनी हवा इसके अंदर भरी जाएगी वो उसका आयतन कहलाएगी। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से कोई भी ठोस आकार, उसके अंदर आप कोई भी मात्रा भरे, किसी भी वस्तु की, पानी, हवा, कुछ भी भरें, तो जितनी मात्रा उस चीज़ की उस ठोस आकार में भरी जा सकती है उसी को ही आयतन कहते हैं। तो जो घनाभ का आयतन निकाला जाता है, क्योंकि घनाभ है तो घनाभ का आयतन निकलेगा। घनाभ का जो आयतन निकाला जाता है उसका भी फॉर्मूला होता है LBH। इसको आप L गुणा B गुणा H भी कह सकते हैं और इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। तो ये मैंने आपको समझाया कि जो ठोस आकार होते हैं उसमें घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला भी समझा दिया है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से हम एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और आयतन भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इन फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ इनको फॉर्मूले के रूप में देखा, अब इनका प्रयोग करके देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा। अब हम फॉर्मूले का प्रयोग करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक घनाभ है, मैं उस घनाभ को बना दूंगा तो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, समझ भी आएगा और आप अच्छे से उसको रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले घनाभ को कई तरीके से बनाया जा सकता है। एक दो बार थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तो आप इसको आसानी से बना पाएंगे। तो ये हमारे पास एक घनाभ है, इसको देख लीजिए। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है और एक ऊंचाई होता है। मान लीजिए हमारे पास जो लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। अब हम इनकी एक वैल्यू लेंगे ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें और अच्छे से फॉर्मूलाज का प्रयोग कैसे किया जाता है इस बात को समझ पाएं। तो मान लीजिए लंबाई यहाँ पर
क्योंकि लंबाई है तो लंबा होना चाहिए। चलिए 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चौड़ाई है तो आप इसमें चौड़ाई 6 सेंटीमीटर ले सकते हैं और आप इसमें ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, मतलब कोई भी वैल्यू आप लेके इसको समझ सकते हैं। तो अगर आपके पास इस प्रकार का कोई घनाभ है और उसमें आपको लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है, तो आप इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसमें तीनों चीज़ फाइंड करेंगे। तो पहली चीज़ फाइंड करते हैं घनाभ का आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं या फिर इसको सिर्फ आप पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। लंबाई की जगह लंबाई लिखिए 10 और इनके बीच में गुणा का निशान लगाइए सभी की। चौड़ाई है यहाँ पर 6, फिर भी आ गया यानी कि 6, फिर ऊंचाई आ गया 4, फिर ऊंचाई है 4, लंबाई है 10। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो अब आपको क्या मिलेगा, 10 की गुणा 6 में करिए, 10 6 60, 6 की गुणा 4 में कीजिए, 6 चौक 24, 4 की गुणा 10 में करिए 40। तो अब आपको मिलेगा, इन सबको आप जोड़ लीजिए। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 4 और ये 4 2 6 और 6 ये 12, 124 मिलेगा। अगर आप गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा। यहाँ पर आप गुणा का निशान भी लगा लीजिए, यहाँ भी गुणा होता है। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2, यानी कि 248। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इस फॉर्मूले का प्रयोग किया और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके देखते हैं। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो जब आप घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 ब्रैकेट में L प्लस B और फिर गुणा में भी H लगा सकते हैं, आप जैसा चाहें लगा लीजिए। मैंने आपको लिख के दिखाया है कि आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है, लंबाई की जगह आप 10 लिखिए, प्लस चौड़ाई की जगह यहाँ पर आप चौड़ाई देखिए 6 है और ऊंचाई कितना है 4 है, तो आप 4 लिखिए। इस प्रकार से ये 2 ब्रैकेट में 10 और 6 हो जाएगा 16, फिर गुणा में 4, यहाँ भी गुणा लगा लीजिए और सबकी गुणा कर लीजिए। तो 4 दूनी हो जाएगा ये 8, या फिर ऐसे कर लीजिए कि 16 दूनी कितना होगा 32, की गुणा 4 में कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 128 और आप सेंटीमीटर लगा के स्क्वायर लगा दीजिए। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इस घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है। तो इस प्रकार से आपने घनाभ का देखा। अब अगर आप इसको तीसरी चीज निकालना चाहते हैं आयतन, तो आप वो भी आसानी से निकाल सकते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है LBH। ये तो फॉर्मूला है, आप इसको L गुणा B गुणा H भी लिख सकते हैं। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो लंबाई 10 है, चौड़ाई 6 है, ऊंचाई 4 है, तो 10 6 60 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे करिए
6 चौक 24, आपस में गुणा करना है, कैसे भी कर लीजिए आंसर आ जाएगा। 24 की जब 10 में करेंगे तो 240 आएगा। और जो सेंटीमीटर है उसको आप सेंटीमीटर ही लिखिए। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर लगाएंगे, मतलब क्षेत्रफल निकालते समय स्क्वायर लगेगा। जब आप आयतन निकालेंगे तो वहां पर आपको पावर 3 लगाना है, यानी कि पावर 3 लगाना है आयतन ज्ञात करने के बाद। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से हमें सभी टॉपिकों के बारे में जानना है। जैसे कि अगर घनाभ के बाद दूसरा अगर हम देखें तो इसमें घन होता है। दूसरा टॉपिक क्या होता है? घन होता है। अब घन किसे कहें या घन को कैसे समझें, तो मैं आपको समझाता हूं कि घन किसे कहते हैं। देखिए, घन भी डिब्बे की तरह ही होता है। इसका अगर आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल लें तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा चौक का डिब्बा, यानी कि जो स्कूल में चौक का डिब्बा होता है वो इसका अच्छा उदाहरण रहेगा। चौक का डिब्बा भी घन के आकार का होता है। इसमें क्या होता है कि जो घनाभ होता है इसमें तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, अलग अलग मेजरमेंट की होती है, अलग अलग माप की होती है। लेकिन घन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें जो पृष्ठ होते हैं, इसके पृष्ठ तो होते हैं आयताकार, घनाभ के पृष्ठ आयताकार होते हैं, ये आप देख सकते हैं। घन के पृष्ठ जो होते हैं वो वर्ग के आकार के होते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने एक वर्ग बनाया है, एक और वर्ग बनाइए। इस प्रकार से एक और वर्ग बना सकते हैं आप। समझ लीजिए कैसे बनाया जा रहा है। और ये क्या है? घन है। अच्छे से इसको रिलेट कीजिए, समझिए। देखिए, ये एक घन है। देखने में तो आपको लगेगा कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई ये तो अलग अलग हुई, ये आयत के आकार का लगेगा, लेकिन क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ है तो इसलिए छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन इसमें आप मानिए कि इसकी जो पृष्ठ हैं वो वर्ग के आकार की हैं, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए इसमें आप जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उन सभी को एक ही मानेंगे। या आप इसमें जो भुजा होती है उसको ए से भी दर्शा सकते हैं, एल से भी दर्शा सकते हैं। तो मैं ए से दर्शा रहा हूँ। ये जो लंबाई है ये आपका ए रहेगा, ये चौड़ाई भी आपका ए रहेगा, और ये जो ऊंचाई है ये भी आपका ए रहेगा। अब क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती हैं, इसलिए हम इसमें एल बी एच ना लिख के सिर्फ ए लिखते हैं। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए से या एल से दर्शाया जाता है। अगर आप यहाँ पर एल लिखना चाहें तो एल से भी आप लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा घन है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चौक का डिब्बा जो स्कूल में होता है। तो इसमें भी अगर आप फलक की बात करें, फलक तो कितने फलक होते हैं, तो अगर आप इसमें गिनेंगे तो आपको 6 फलक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसके अंदर किनारे गिनेंगे कि कितने किनारे हैं, तो किनारे भी आपको उतने ही मिलेंगे जितना घनाभ में होता है, यानी कि 12। अगर आप इसमें शीर्षों को गिनेंगे, तो इसमें आपको इसमें भी 8 शीर्ष मिलेंगे। क्योंकि प्रोसेस सब कुछ मतलब देखने में एक घनाभ के जैसा है, लेकिन ये घनाभ से अलग होता है। घनाभ के जो पृष्ठ होते हैं वो आयताकार होते हैं, और घन के जो पृष्ठ होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको समझा दूं वर्ग को, अगर आप वर्ग को समझें
तो वर्ग क्या है, ये भी 4 भुजाओं वाला एक समतल आकृति होती है। बस फर्क इतना होता है कि इसमें जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर इसको आप इनकी एक भुजा को ए मानेंगे तो सारी ए हो जाती हैं। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसको निकाला जाता है किस फॉर्मूले से, भुजा गुणा भुजा करते हैं, या आप ए गुणा ए भी लिख सकते हैं। ए गुणा ए लिख लीजिए या भुजा गुणा भुजा लिख लीजिए। तो ए गुणा ए का मतलब होता है ए का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना वर्ग का क्षेत्रफल का। तो ये तो मैंने वर्ग का क्षेत्रफल बताया है, हमें तो घन का समझना है, तो थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। तो अब वापस आप घन के ऊपर आ जाइए। घन में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और आयतन भी होता है। तो इसमें अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो कितने पृष्ठ हैं, 6 फलक हैं, यानी कि 6 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं। और आप इसमें अगर आप ऊपर का, यानी कि अगर आप इस ऊपर का क्षेत्रफल छोड़ दें और ये नीचे का क्षेत्रफल छोड़ दें, तो अगर आप चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें इसको भी हम बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन में भी आयतन होता है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ स्पेस है, कुछ ना कुछ जगह होती है कि आप इसमें भी कुछ भी रख सकते हैं, भर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी 3 फॉर्मूले बनेंगे। एक बनेगा घन का, या तो लिखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, या आप इसको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो अगर मैं इसका फॉर्मूले की बात करूं तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ए क्या है, उसकी भुजा है, इसको आप 6 गुणा भुजा का भी स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर 6 गुणा ए का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ए क्या है, ए जो है ये घन की भुजा है। ए क्या है, घन की भुजा है, जहां ए घन की भुजा है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, अब 6 क्यों आया, क्योंकि 6 पृष्ठ होते हैं। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब दूसरा आता है घन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें भी वही है, ऊपर का क्षेत्रफल छोड़ दीजिए, यानी कि जो ऊपर का इसका क्षेत्रफल छोड़ दीजिए, नीचे का क्षेत्रफल छोड़ दीजिए, चारों तरफ का जो बचा उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। तो आप 4 गुणा ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए यहाँ पर घन की भुजा है, ए क्या है, घन की भुजा है। यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ ए क्या है, ये भुजा है, किसकी भुजा है, घन की। तीसरी बात आती है यहाँ पर आयतन। घन का आयतन मतलब इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आप भरें, हवा या पानी, तो कितनी मात्रा आ सकती है उसको आयतन बोलते हैं। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है, या तो आप ए को 3 बार गुणा कर दीजिए, या तो फिर आप लिखिए ए की पावर 3। ये फॉर्मूला है घन का आयतन निकालने का। इस फॉर्मूले का प्रयोग आप करेंगे घन का आयतन निकालने के लिए।
अब हम इन तीनों ही फॉर्मूलों का प्रयोग एक एग्जाम्पल को लेकर करते हैं। तो हमारे पास एक घन है, उस घन को बना लेते हैं। इस प्रकार से मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो पृष्ठ बने वो वर्ग के आकार के बने। इस प्रकार से अगर ये वर्ग के आकार का बनेगा तो अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो ये हमारा वो घन है, इसमें सभी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती हैं। अगर एक भुजा इसकी ए है तो सभी ए मानी जाएंगी। तो मान लीजिए हमारे पास जो घन की भुजा है, जो घन की भुजा है वो ए है और ए कितना है, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दे दिया जाए और कहा जाए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और आयतन निकालिए, तो आप सीधा फॉर्मूले का प्रयोग करके फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके निकालता हूँ। सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 6a²। ये फॉर्मूला होता है। तो 6 गुणा a कितना है, 6 है, तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर है। तो ये 6 गुणा 6 स्क्वायर है, तो हमें इस 6 को 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार तो है ही। तो अगर हम इन तीनों की गुणा कर दें तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 × 36, 36 की गुणा 6 में और कर लेते हैं। तो अब कितना मिलेगा, 36 के 6 हासिल 3, 6 × 3 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। ये आया 216 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ लिया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। ये फॉर्मूला होता है। तो 4 × a² भी आप लिख सकते हैं। तो 4 × a कितना है, 6 है, और उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो 4 × 6 को आप 2 बार लिख लीजिए क्योंकि स्क्वायर है। तो 4 × 6 = 36, 36 की गुणा 4 में कर लेते हैं। तो 4 × 6 = 24 के 4 हासिल 2, 4 × 3 = 12 और 2 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके बाद आता है हमारा घन का आयतन। तो आप घन का आयतन भी निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, या तो आप a को 3 बार लिखिए, ये फॉर्मूला है, या तो आप a की पावर 3 लिख दीजिए, मर्जी है जैसे भी लिखना चाहें। तो a यानी कि 6 आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब की गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 6 × 36 और 36 की 6 में कर देंगे तो 216 सेंटीमीटर की पावर 3। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आप आयतन निकालें तो पावर 3 लगाएं। तो ये आपका घन का भी डिटेल में हमने स्टडी कर लिया। अब इसके बाद और दूसरे ठोस आकार भी लेते हैं। घन आप समझ में आ गया, घन समझ में आ गया। अब हम समझते हैं बेलन।
बेलन को समझिए। बेलन वाले टॉपिक को समझते हैं कि बेलन क्या होता है। देखिए, बेलन एक बेलनाकार ठोस आकार होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी आप खोखला पाइप ले सकते हैं। कोई भी आप एक खोखला पाइप ले लीजिए, गोल होना चाहिए वो। इमेजिनेशन में आप कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं इसको गोल बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो ये हमारा बेलनाकार एक आकृति में बना रहा हूँ। इसको देख लीजिए, मैंने इसको डॉटेड किया है। ये जो गोल है, अगर आप इसको पूरा भी गोल कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए आपको ये ऐसे बनाया है। तो ये क्या है, आपकी बेलन है। ये बेलन का ऊपर का सिरा गोल होता है, नीचे का भी सिरा गोल होता है। तो गोल होने की वजह से ये पूरा गोल है। गोल यानी कि वृत्त के आकार का है, पूरा गोल। और आधार भी इसका पूरा गोल है, वृत्त के आकार का है। तो इसलिए इसमें केंद्र होता है। इसमें ये त्रिज्या होती है, इसमें ये भी केंद्र है। इसको भी आप त्रिज्या कह सकते हैं। त्रिज्या ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है। और त्रिज्या को आप आर से इसमें डिनोट कर सकते हैं। त्रिज्या आर होती है। अगर आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो ये होती है बेलन की ऊंचाई। इसको हम क्या बोलते हैं, बेलन की ऊंचाई। इसको एच से दिखाया जाता है। अगर आप ये पूरा मिला देते हैं तो ये व्यास बन जाएगा। बेलन का क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर आप मिला देंगे तो ये बेलन की ऊंचाई है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो h क्या है, बेलन की ऊंचाई है। ये r क्या है, बेलन की त्रिज्या है ये। और d, ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये d होता है। ये पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसको d से दर्शाया जाता है और इसको व्यास बोला जाता है कि ये व्यास है। और अगर आप त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं यानी कि r ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको हमेशा व्यास का आधा करना पड़ेगा। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए बात कि अगर आपको व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालने के लिए आप व्यास का आधा कर देंगे। और अगर आपको व्यास निकालना है और त्रिज्या दिया है तो उसको आप 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुणा r। तो d निकालने का अगर आपको d दिया है, त्रिज्या निकालना है तो d का आधा कर देंगे। अगर आपको d निकालना है, r दिया है तो r का डबल कर देंगे। तो आपका इस फॉर्मूले से तो d निकल जाएगा यानी कि व्यास निकल जाएगा। इस फॉर्मूले से त्रिज्या निकल जाएगी यानी कि r निकल जाएगा। तो इसमें भी ये जो बेलन ठोस आकार हमारा है, इसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और आयतन भी होता है। तो चलिए इसमें भी हम बात करते हैं। बेलन का पहला पॉइंट आता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहना चाहें तो इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको सिर्फ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला है, सॉरी ये मैंने समझाया है कि जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए
या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है, किसका? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। या तो आप ये मान लीजिए, इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपको ऐसे भी मिलेगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। तो ये भी आपका वही है। या तो आप ऐसे लिखिए 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। ये भी आपका फॉर्मूला है किसका? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों ही आपके लिए सही है। तो इस फॉर्मूले से आपका कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा? तो इस फॉर्मूले से आपका निकलेगा इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, ऊपर का भी क्षेत्रफल निकलेगा और नीचे का भी क्षेत्रफल निकलेगा। किसमें? इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले से। तो ये आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देता है। दूसरा आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले से जो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, उसमें देखिए किसका निकलता है। अगर आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊपर का क्षेत्रफल छूट जाएगा, मतलब नहीं लेना है, और नीचे का भी क्षेत्रफल नहीं लेना है। सिर्फ इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो इसको आप निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से, और इसको बोला जाएगा 2 पाई आर एच। और इसके बाद तीसरा आता है बेलन का आयतन। कि अगर आप बेलन का आयतन ज्ञात करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है कि बेलन का आयतन अगर आप निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। और मैं आपको बता दूं कि आयतन का मतलब इस बेलन के अंदर हवा की मात्रा या पानी की मात्रा, जितना भी आप इसके अंदर भर सकते हैं, वही इसका आयतन कहलाएगा। तो सभी के फॉर्मूले मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप इन सभी फॉर्मूले में देखेंगे ध्यान से, तो आर क्या है? त्रिज्या है। एच क्या है? बेलन की ऊंचाई है। और क्या है यहाँ पर? पाई तो आपको पता ही है, पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। हम ये जो, अगर आप मैं पाई को भी बता दूं तो ये इसको आप पाई पढ़ते हैं, ये पाई होता है। और इसकी वैल्यू आपको हमेशा 22/7 लेना होता है या फिर 3.14 लेना होता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल से इन तीनों फॉर्मूलों का प्रयोग करके समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये एक बेलन ले रहा हूं मैं, इन फॉर्मूलों का प्रयोग करके दिखाऊंगा आपको। और इस प्रकार से आप यहाँ पर एक छोटा सा कोई भी बेलन बना सकते हैं। समझने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसको देख के समझ लीजिए। इस प्रकार से ये बेलन है, ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई है।
त्रिज्या को r लिखते हैं, ऊंचाई को h लिखते हैं। तो मान लीजिए हमें त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इसमें जो ऊंचाई है मान लीजिए वो दिया है 14 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हम इसमें फाइंड करते हैं इसका बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। तो कैसे किया जाएगा, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बेलन का सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देता हूँ कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़फुल होता है, इजी भी होता है इसको करना, सॉल्व करना। तो 2 यहाँ पर आप इंटू का निशान लगाइए। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया 22/7 होता है। r जो होता है, r यहाँ कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो आप 7 लिखिए। फिर ब्रैकेट में r प्लस h आ गया है, तो r की वैल्यू यहाँ पर 7 है, h यहाँ पर 14 है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको मिल जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा ये 44, फिर यहाँ भी गुणा का निशान रहेगा। 14 में 7 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 21, और अब इन दोनों की गुणा करके आंसर निकाल देते हैं। 44 की गुणा 21 में कर देते हैं। तो 1 की 4 में करेंगे 4, 1 की 4 में करेंगे 4, 2 की 4 में करेंगे 2 चौक 8 और 2 चौक 8, यानी कि 4, 8 और 4 12 2 हासिल 1, 8 और 1 9, तो 924। और ये क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप इस प्रकार से लगा देंगे। अगर आप इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल छोड़ दिया जाता है। तो इसमें होता है फॉर्मूला 2πrh। तो इसको आप लिखेंगे 2 गुणा पाई की वैल्यू गुणा r गुणा h, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान होता है। कैलकुलेशन करते हैं, 2 गुणा पाई का मान तो 22/7 रहेगा। त्रिज्या आप यहाँ से 7 लिखेंगे, ऊंचाई यहाँ से 14 लिखा जाएगा। और इस प्रकार से 7 से 7 आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 22 दूनी हो जाएगा 44, और इसकी गुणा आप 14 में कर दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 44 की मल्टीप्लाई हम 14 में करते हैं तो 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1 की 4 में करेंगे 4, 1 की 4 में करेंगे 4, ये मिलेगा आपको 6, 7 4 11 की 1 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। तीसरा, हम बेलन का आयतन भी निकालते हैं। देखते हैं कि बेलन का आयतन कैसे निकाला जाएगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, पाई स्क्वायर h है ये, और यहाँ पाई गुणा r स्क्वायर गुणा h ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 लिखेंगे। r जो है यहाँ पर, जो यहाँ दिया है 7 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ। 2 बार इस प्रकार से लिखा जा सकता है, स्क्वायर है तो। h कितना है, h यहाँ 14 है, तो 14 लिख लीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी, अब आप इन तीनों की गुणा कर लीजिए, 22 की गुणा 7 में और फिर 14 में। तो 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15,
154 की गुणा हमें 14 में करना है। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 154 की गुणा 14 में इस प्रकार से कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 पंचे 20 और 1 21 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 1 की 4 में करेंगे 4, 1 की 5 में करेंगे 5, 1 की 1 में करेंगे 1। तो 6, 4 और 1 5, 6 5 11 के 1 हासिल 1 और ये 2। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 4 चौक 16, 15 चौक 60 61 और ये 4 5 और ये 1। तो 6 4 और 1 5, 6 5 11 के 1 हासिल 1, तो ये मिलेगा हमें 2156। और ये क्योंकि सेंटीमीटर में है लेकिन आयतन को हम पावर 3 में लिखते हैं। जब आप क्षेत्रफल लिखेंगे तो स्क्वायर में लिखेंगे, आयतन को हमेशा पावर 3 में लिखा जाता है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो हमने घन समझ लिया, घनाभ समझ लिया, बेलन समझ लिया। अब एक और टॉपिक आता है शंकु। शंकु को भी समझ लेते हैं। अगर आप इस शंकु को समझना चाहते हैं तो ये भी एक ठोस आकार है। आप इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको जो भी बच्चे जिनका भी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है तो बच्चे जो टोपी सिर पे पहनते हैं तो वो शंकु के आकार का होता है। तो कुछ इस प्रकार का होता है, मैं बना के दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि ज़्यादा समझ में आए। इस प्रकार से मैंने उसको बना दिया। और नीचे से तो पूरा गोल होता है, आप इसको पूरा नीचे से गोल बनाइए। जितना गोल कर सकते हैं आप कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। इसके अंदर क्योंकि ये पूरा नीचे का हिस्सा गोल है तो इसमें एक केंद्र होता है और इसमें ये त्रिज्या होती है, इसको R से दर्शाया जाता है। और अगर आप इस पॉइंट को इससे मिला दें तो ये इसकी ऊंचाई बन जाती है। हाँ, अगर आप ये पूरा मिला देंगे, ये पूरा यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई, तो ये व्यास बन जाएगा। इसको D से दर्शाया जाएगा। और ये आप समझ सकते हैं, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या है लेकिन ये पूरा क्या है, व्यास है। यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये भी कुछ न कुछ है। ये भी एक ऊंचाई के रूप में है लेकिन ये तिरछी है। मतलब जैसे ये तो सीधी ऊंचाई है, बिल्कुल सीधी जा रही है, ये भी एक ऊंचाई है लेकिन ये तिरछी है, इसलिए इसको हम L से दर्शाते हैं, इसको L। और यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो H क्या है, ये शंकु की ऊंचाई है। L क्या है, इसको आप या तो बोलिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलिए, या फिर इसको आप तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं। जो D है वो व्यास है आपका, R जो है वो त्रिज्या है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है, अगर आप D निकालना चाहेंगे तो आपको 2 गुणा R करना पड़ेगा, और अगर आप R ज्ञात करना चाहते हैं तो फिर आपको D का आधा करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे पास L जो होती है, जो तिर्यक ऊंचाई होती है, जो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई होती है, उसको अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो L ज्ञात करने का भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, और उस L को आप इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। L बराबर, देखिए वैसे तो मैं फॉर्मूला बना दूंगा तो ज़्यादा आपके लिए समझना इजी रहेगा। जैसे कि अगर आप इसको A मान लें
इसको B मान लें और इसको C मान लें। तो ये आपका आधार है और वैसे भी ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये ऊंचाई है इसलिए। तो ये आपका आधार बन गया, ये ऊंचाई बन गई और ये कर्ण बन गया। तो फॉर्मूला लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पहले तो मैं इसको लिख के फिर बनवा देता हूँ। L बराबर होता है r² प्लस h² का वर्गमूल। ये तो फॉर्मूला होता है। अगर आप पाइथागोरस से निकालना चाहें तो यही फॉर्मूला बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। त्रिभुज कौन सा है? ये ABC। त्रिभुज ABC में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ कितना है इसको आप ध्यान से दीजिए। कर्ण है ये, यानी कि L का स्क्वायर लिख सकते हैं। आधार यानी कि आप यहाँ पर R लिख सकते हैं, R का स्क्वायर। लंब यानी कि ऊंचाई यानी कि H का स्क्वायर। तो अगर आप L निकालना चाहेंगे तो आपका r² प्लस h² और इस पूरे का वर्गमूल लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल आ जाएगा। तो ये वही फॉर्मूला है जो कि पाइथागोरस से है, बस समझने के लिए है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको समझाया। तो इसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और आयतन भी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसको कहा जा सकता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप इसको कह सकते हैं। तो जब आप इसको हल करेंगे या फिर जब इसका सूत्र देखेंगे तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा 2πr, यानी कि इसमें इसका हो जाएगा πr², नीचे वाले का हो जाएगा πr², इसके चारों तरफ हो जाएगा πrl। तो शंकु का कुल पृष्ठफल का फॉर्मूला बनेगा πr ब्रैकेट में l प्लस r। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को बनाना भी चाहूँ तो ये इस प्रकार से बनेगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा, नीचे वाला हो जाएगा वृत्त, और वृत्त यानी कि ये गोल है तो इसका फॉर्मूला होता है πr² प्लस, अब इसके चारों तरफ का लेना पड़ेगा तो चारों तरफ का होता है πrl। तो अगर आप यहाँ पर पाई कॉमन ले लें, r कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा r प्लस l। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपके सामने है सब कुछ। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप ये वाला लिखिए πr² प्लस πrl, या फिर इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं πr ब्रैकेट में r प्लस l, ये भी लिख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है, अगर आप शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें जो चारों तरफ का क्षेत्रफल है वो तो शामिल रहेगा, लेकिन ये जो नीचे का है ये वाला हम छोड़ देंगे। नीचे का जो गोल है उसका क्षेत्रफल नहीं शामिल किया जाएगा। तब इसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर एल, सिर्फ इतना, पाई आर एल। इसके बाद तीसरा आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का क्या मतलब है? तो शंकु के आयतन का मतलब है कि इसके अंदर आप कोई भी चीज़, हवा या पानी की कितनी मात्रा भर सकते हैं तो आयतन होता है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। यानी कि यही फॉर्मूला जो बेलन का है वही शंकु का बन जाएगा आयतन का फॉर्मूला, लेकिन इसका 1/3 करना पड़ेगा। तो आप इसका जब 1/3 कर देंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो फॉर्मूला है शंकु का आयतन का बन गया, जिसमें हम लिखते हैं 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच। तो जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, इसलिए बेलन का जो आयतन है वही फॉर्मूला इसका भी होता है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ गया। अब हम यहाँ समझते हैं, बाकी यहाँ L क्या है, D क्या है, ये सब तो हमने समझ लिया है। फॉर्मूले में भी यही सारी चीज़ें रहेंगी। H ऊंचाई है, L तिर्यक ऊंचाई है, R त्रिज्या है। अब हम सीधा एग्जाम्पल से इन फॉर्मूलों का यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम एक शंकु बना लें, मान लीजिए हमारे पास एक शंकु है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। इस शंकु की ये ऊंचाई हो जाएगी और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या R हो जाएगी तो ऊंचाई इसकी H हो जाएगी। अब L भी है इसके अंदर, तो मान लीजिए हमें R दिया हुआ है इसके अंदर, ये एक शंकु है। हम फॉर्मूलों का प्रयोग करने जा रहे हैं। शंकु में जो मान लीजिए जो H है इसमें, जिसमें R है, R तो मान लीजिए इसका 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और जो L निकलेगा वो किससे निकलेगा, वो तो फिर इस फॉर्मूले से निकालना चाहिए आपको। चलिए फॉर्मूले का प्रयोग करके निकाल देंगे। फिलहाल तो समझना है क्वेश्चन को। L तो हमें निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। किसका फॉर्मूला प्रयोग करेंगे आप? फॉर्मूला प्रयोग करेंगे R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो R की जगह आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस H कितना है 14 का स्क्वायर। तो जब आप इसमें निकालने जाएंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? अगर आप 196 में 49 जोड़ दें तो 9 और 6 15 5 हासिल 1, 9 4 13 और एक ये 14 हो जाएगा और एक ये 2, यानी कि 245 आ जाएगा। और अगर इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको 245 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसको आपको फैक्टर करना पड़ेगा 245 का। तो इसको अगर हम देखें तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 चौक 20, 4 बचेगा,
चलिए 5 से काट लेते हैं। 5 चौक तो 20 हो जाएगा, 4 बचेगा 45 हो जाएगा, 5 9 45 यानी कि 7 7 49 हो जाएगा और 7 एकम 7। तो इसके फैक्टर्स में आपको मिलेंगे 5 गुणा 7 गुणा 7। तो इसका तो बन गया जोड़ा, 7 बाहर आ जाएगा और रूट में 5। एल आपका निकल गया 7√5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसमें ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो एल कितना निकलेगा? 7√5 सेंटीमीटर निकलेगा। तो जब आप इसमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा, ये सभी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख देते हैं। आपकी मर्जी, अगर आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, या तो आप ऊपर वाला लिख लीजिए नीचे वाला, तो नीचे वाला ज़्यादा इजी होता है। पाई की वैल्यू आप 22/7 लिखेंगे। त्रिज्या तो हमें पता ही है कितना है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। फिर ब्रैकेट में 7 प्लस एल आप कितना लिखेंगे? एल ये रखेंगे आप 7√5। तो 7 से 7 कट जाएगा, ये मिलेगा आपको 22 और ये ब्रैकेट में आएगा 7 प्लस 7√5। अब क्योंकि ये तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इसका आंसर चाहें तो आगे 22 की गुणा आप इस पूरे में कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चलिए आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। आप 22 की गुणा 7 में कर सकते हैं, उसके बाद आप प्लस का निशान ये लगा के फिर 22 की गुणा आप इसमें 7√5 में भी लिख सकते हैं। तो ये मिल जाएगा 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और फिर प्लस ये मिलेगा 7 दूनी 14 4 हासिल 1, फिर से आपको यही मिलेगा और रूट में 5। तो ये आपको मिला। अब आप क्या कर सकते हैं, 154 कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा 1 प्लस √5 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब हम शंकु का निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर एल। तो पाई का मान तो आप अपनी मर्जी से लीजिए। आर कितना दिया है? 7 दिया है। और एल कितना है? एल हमारा है 7√5। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 की गुणा आप 7√5 में कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 154 रूट में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आपने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। अब आप इसमें आयतन ज्ञात करना चाहते हैं तो शंकु का आयतन भी निकाल सकते हैं आप। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा पाई का मान तो 22/7 रहेगा। आर का स्क्वायर करना है, आर यहाँ कितना है? आर यहाँ पर 7 है, तो आप यहाँ पर आर का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुणा 7 करना पड़ेगा। ऊंचाई की जगह आप कितना लिखेंगे? ऊंचाई की जगह आप एच लिखिए। एच यानी कि कितना है? एच यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ स्पेस तो कम है, चलिए मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 7 से 7 तो कट जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 22 गुणा 7 ऊपर है, फिर 14 भी है ऊपर और बटे में 3 है। तो इन सब की गुणा होगी और 3 से भाग किया जाएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं 22 की गुणा 7 में कर लेता हूँ। तो 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15
की गुणा 14 में होगा बटे में 3। तो मैं 154 की गुणा 14 में कर दे रहा हूँ। 4 चौक 16, 6 यहाँ से ले 4 पंचे 20 और 1 21 की हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो 1 की 4 में करेंगे 4, 1 की 5 में करेंगे 5 और ये 1 यानी कि 6, 4 और 1 5, 6 5 11 की हासिल 1। तो ये मिलेगा हमें 2156 बटे में 3। और क्योंकि ये आयतन है तो लिखा तो जाएगा सेंटीमीटर में पावर 3। आयतन पावर 3 में निकलेगा और क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। 3 से भाग कर देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, वो आप कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने शंकु का भी सीख लिया। घन, घनाभ, बेलन, शंकु। एक लास्ट बचा हुआ है गोला। एक लास्ट और बचा है और वो टॉपिक है हमारा गोला। गोला क्या है? जैसे कि फुटबॉल। गोले का मतलब फुटबॉल। तो वो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक गोला देखें तो ये आपका गोला गोल होता है फुटबॉल की तरह। इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अगर ये केंद्र है तो इसमें समझने के लिए आप इसको थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से लीजिए। ये त्रिज्या होती है। अगर आप ये पूरा देखेंगे तो इस पूरे को क्या बोला जाएगा? व्यास बोला जाएगा इस पूरे को। अब गोले में तो ऊंचाई होती नहीं है, तो सिर्फ इसमें दो ही चीज़ होती है। एक आर होता है जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, और इसमें दूसरी चीज़ होती है डी, यानी कि जिसको व्यास बोला जाता है। डी निकालना है आपको तो 2 गुणा आर कर दीजिए। आर निकालना है अगर आपको तो आप डी का आधा कर दीजिए। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का, या तो आप लिखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, या फिर इसको आप गोले का सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। और जब आप इसमें सूत्र की बात करेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप देख लीजिए। अगर आप गोले का वक्र निकालना चाहते हैं तो गोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये भी आपके समझ में आ गया। तीसरा आता है गोले का आयतन। अगर आप गोले का आयतन निकालना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है गोले के आयतन का। तो ये चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये जो मैं यहाँ पर दिखा के आपको समझा रहा हूँ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है जिसको आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये गोले का आयतन का फॉर्मूला है। इसी में ही एक और आता है टॉपिक अर्धगोला। अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब क्या है?
कि अगर आप इसको बीचों बीच काट दिया जाए तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? इस प्रकार से ये आपको दिखाई देता है। ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से आप इसको समझ पाएं। ये अर्धगोला है और ये ऊपर से पूरा गोल है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ये त्रिज्या रहेगी। अब अगर ये अर्धगोला है तो अर्धगोले में अगर आप अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, अर्धगोले का, या तो लिखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को ही अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से है। क्या है? अगर आप अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला है 3πr²। इसी प्रकार से अगर आप अर्धगोले का वक्र निकालना चाहते हैं अर्धगोले का अगर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। इसी प्रकार से अगर आप इसका आयतन निकालना चाहते हैं, अर्धगोले का अगर आप आयतन निकालना चाहते हैं तो आप इसका आधा कर दीजिए। इसका आधा कैसे करेंगे? ऐसे 4/3 तो ये है ही, ये तो है पूरे गोले का। आधा करने का मतलब बटे में 2 लगा दीजिए। तो जैसे आप बटे में 2 लगाएंगे तो 2 से 2 ये कट जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा 2/3 πr³। ये फॉर्मूला बन गया अर्धगोले का आयतन का। तो ये भी आपके समझ में आ गया। अब हम ये सारी चीज़ें फाइंड करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। तो जब यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक गोला बनाऊंगा और ये जो गोला है ये एक फुटबॉल की तरह रहेगा और इसकी जो त्रिज्या रहेगी वो r है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर है और अब सब कुछ इसका निकाल लेते हैं। क्या क्या निकाल लेते हैं? पहले निकालते हैं हम गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूंगा बस। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। तो 4 गुणा पाई का मान 22/7। r त्रिज्या है जो कि यहाँ 7 है तो 7 का आप स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 लिखेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा 44। नहीं 22 दूनी नहीं, 22 चौक हो जाएगा। 22 चौक कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 22 चौक हो जाएगा 88। और फिर आप इसमें गुणा कर देंगे 7 से, तो 7 × 56 हासिल 5 आएगा। 7 × 56 और 5 हो जाएगा 61। तो 616 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अगर आप गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पृष्ठीय मैंने ऐसे लिख दिया है,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है अगर 2 पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू रख दीजिए। पाई का मान 22/7, त्रिज्या रहेगी 7, तो 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा 44, इसकी गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसका आयतन भी निकाल सकते हैं, तो गोले का आयतन भी निकाल लीजिए। तो जब आप गोले का आयतन निकालने जाएंगे तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3, पाई का मान 22/7, आर की पावर 3 है। अगर आर की पावर 3 है तो आर तो यहाँ पर 7 है, तो आपको 7 यहाँ पर 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि पावर 3 है इसलिए। तो 7 से 7 कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं। 22 की गुणा 4 में करेंगे तो 88, गुणा में 7 के साथ में करेंगे 49, और नीचे 3 रहेगा। अब दोनों की गुणा हो जाएगी, तो मैं चलिए गुणा करके देख लेता हूँ। 88 की गुणा 49 में, तो 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 8 72 और 7 हो जाएगा 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, और 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 8 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, तो यह आया 2, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 7 5 12, 7 5 12 और 1 हासिल 13, 3 हासिल 1, 3 और 1 4। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 9 2 11 की 1 हासिल 1, 7 5 12 1 हासिल 1, 3 और 4, यानी कि 4 3 1 2 और अपॉन में 3, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगा, अगर मीटर है तो मीटर की पावर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने गोले का आयतन भी निकाल लिया। अच्छा, अगर अर्धगोला दिया हो तो भी आपको यही करना पड़ेगा। अगर आपको अर्धगोला दे दिया जाएगा तो भी आपका प्रोसीजर जो फॉर्मूला है इसी प्रकार से कैलकुलेशन फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे। फिर भी मैं इसको एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अगर ये अर्धगोला है तो अर्धगोले में क्या निकालेंगे, सबसे पहले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं इसको लिखूंगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का कुल का 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हो जाएगी 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुणा 7 करना पड़ेगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 तियाँ हो जाएगा 66, और 7 से गुणा हो जाएगी तो 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 6 6 से 42, 42 और 4 हो जाएगा कितना, 42 और 4 हो जाएगा 46, तो 462, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा, अर्धगोले का भी वक्र होता है, तो इसका भी आप वक्र निकालेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, और आर रखेंगे तो आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आर यहाँ पर 7 है, आर यहाँ पर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा 44, 44 की गुणा 7 में कर देंगे तो यह आ जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्र भी निकल गया, तो अर्धगोले का आयतन भी निकल सकता है। आप फॉर्मूले का प्रयोग करके निकाल लीजिए।
अर्धगोले का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 7। तो पावर 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा 44, 7 की गुणा 7 में करेंगे 49, बटे में आएगा 3। तो अब 49 की गुणा हमें क्या करना है, 49 की गुणा 44 में करना है। तो चलिए कर लेते हैं 49 की गुणा 44 में। तो 4 नहीं 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर से 4 नहीं 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा, यानी कि 6, 9 और 6 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 1 हासिल 11 के 1 हासिल 1 और ये 2। तो ये मिला हमें 2156 बटे में 3, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की पावर 3, और मीटर है तो मीटर की पावर 3। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जो चैप्टर था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13 चैप्टर मैंने स्टार्ट तो कर दिया है। ये सब बेसिक में है, मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हैं वो होते क्या हैं, और जो ठोस आकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और किस प्रकार से इन ठोस आकारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होते हैं, और उनके फॉर्मूले क्या हैं, उन फॉर्मूलों का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सब जानकारी मैंने आपको दिया है। अगले वीडियो में मैं ठोस आकारों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर बात करूंगा, जिसमें हम 2 ठोस आकारों को एक साथ जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम उनमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, या फिर आयतन ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। 9th क्लास का है ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको समझाया है। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो जब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज को समझ पाएंगे और उसको कर पाएंगे। मैंने आपको सभी ठोस आकारों के फॉर्मूले और उनसे संबंधित जानकारियाँ मैंने अच्छे से बता दी है, आपको समझा दिया है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।